एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, उसकी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग 2020 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 61 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आगे के क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो इसके पहले आगे बढ़े, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए, ताकि आपको डेली जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। कभी कभी होता है कि यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह नहीं भेजता, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोज़ की जो लिंक वगैरह है वहाँ पर वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन विधानमंडल और मंत्रिपरिषद से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे लगभग हर एग्जाम में इसको पूछ ही लेते हैं ये लोग, और कई तरह का क्वेश्चन इससे बनता है। तो चलिए देखते हैं आपसे क्या कह रहे हैं कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित, यानी मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए जो मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, इसमें न्यूनतम भी पूछा जाता है, अधिकतम भी पूछा जाता है, संख्या भी पूछी जाती है, परसेंटेज भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। 10, 12, 13 या फिर 14। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, अर्थात 12। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा की टोटल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जितने मंत्री हैं, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं। उस सीट का 15% से अधिक मंत्री आप नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि जितना मना है उतना मंत्री बना दीजिए। जैसे अपने यूपी में देखिए विधानसभा की 403 सीटें हैं, तो 403 का 15% निकाल लीजिए, जितना आ जाए उससे ज़्यादा जो है मंत्री नहीं बनाए जा सकते, उसके अंदर ही मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है, और आगे देखिए राज्यों में लेकिन मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो कम से कम संख्या, यानी कि इससे कम तो नहीं होनी चाहिए, वो कितनी है, वो 12 है। ठीक है, आगे देखिए ये जो प्रावधान आपको दिख रहा है कि 12 से कम नहीं होने चाहिए, 15% से अधिक नहीं होने चाहिए, ये ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ही था। नहीं, स्टार्टिंग से चीज़ें नहीं थी। यानी कि जब हमारा संविधान बन करके लागू हुआ था पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को, तब मतलब कि ये वाला प्रावधान नहीं था। इसके लिए तो एक संविधान संशोधन करना पड़ा था। कौन सा? तो 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। ठीक है, इसी के द्वारा ये प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किया गया, और इसी संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित किया गया। यानी कि लोकसभा में भी, केंद्र में भी यही जो है नियम लागू होगा कि वहां पर भी लोकसभा में जितनी सीट्स हैं उसका 15% से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और ये देखिए केंद्र राष्ट्र संबंध या संघ राष्ट्र संबंध, प्रशासन, जम्मू कश्मीर, राज्य नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, पहली बात तो ये कोई संवैधानिक आयोग ही नहीं है, तो मतलब आपको किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। अनुच्छेद 280 आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है, वित्त आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग है ये? वित्त आयोग। मोस्ट फेवरेट टाइप का ये क्वेश्चन होता है हमारे पीसीएस आयोग का। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लिए डी विकल्प, मतलब इसकी व्याख्या देखेंगे। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना, वो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की जो निगरानी है उसका काम करता है। सतर्कता आयोग सरकार के द्वारा 1964 में, ध्यान से देख लीजिए, 1964 में कौन सी समिति की सिफारिश पे आया ये भी जाने रहिए। के संथानम की अध्यक्षता वाली जो समिति बनी थी, भ्रष्टाचार निरोधक समिति, उसकी सिफारिश को इसको मतलब उसकी सिफारिश पे इसको स्थापित किया गया। संसद के द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कब का है? 2003। इसके द्वारा इसे कैसा दर्जा प्रदान किया गया? तो अभी जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, यानी कि इसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। लेकिन कैसे मिला है? तो संसद के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम लाया गया 2003 में, उसके थ्रू इसको संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक है, और ये आयोग भ्रष्टाचार की जांच करने की शक्ति रखता है। पता नहीं कैसे इतने सारे आयोग वगैरह फिर भी भ्रष्टाचार देखिए एकदम चरम पे है। आगे देखिए इसका वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, जबकि जो अनुच्छेद 280 है मैंने अभी आपको ऊपर बताया वित्त आयोग है। 268 जाने रहिए, इसमें संघ के द्वारा लिए जाने वाले लेकिन राज्यों के द्वारा जो है
संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले जो टैक्सेस वगैरह हैं उनका वर्णन है। जबकि अनुच्छेद 276 में क्या है, तो वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर जो टैक्स वगैरह है उसका उल्लेख है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जा, तो 371 में आपको जितने भी मतलब कि आर्टिकल्स हैं उसको जरूर याद रखना चाहिए। 371 ए बी, 371 से शुरू होगा। 371 वाला जो क्वेश्चन है उसको जो है पूछ लिया था, मैं आपको बता रही हूँ 2023 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें तो महाराष्ट्र और एक और है। जबकि 371 जो है टोटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कभी भी पूछा जा सकता है। 371 अभी हम आपको बताएंगे उसमें कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो शामिल हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि जो स्पेशल व्यवस्था है अभी वर्तमान में 371 ए में नागालैंड को है। ठीक है, आई बहुत बार पूछा गया है, उसमें आप देखेंगे कि गोवा को शामिल किया गया है। डी और ई में जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे डी में आंध्रा और जो तेलंगाना है उसको शामिल किया गया है। ई में आपको आंध्रा और तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की स्थापना की बात की गई है। तो इस तरह से आप देखिए सिक्किम को यफ में जो है 371 यफ में सिक्किम को जो है प्रावधान किया गया। तो ये थोड़ा मतलब कि इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देखना चाहिए। लक्ष्मीकांत में आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। खैर चलिए देखते हैं, ईया की बात कर रहा है। ठीक है, तो ईया अर्थात जे, 371 जे की बात हो रही है। तो चलिए देख लेंगे। देखिए नागालैंड में तो ए वाला आ जाएगा 371 ए। लद्दाख का इसमें प्रावधान नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये 371 में है। बचा कौन सा हमारे पास, तो हैदराबाद और कर्नाटका बचा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब ऑप्शन बी वाला, हैदराबाद एंड कर्नाटका। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे, इसके अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति जो है वो प्रदान की गई है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद एंड कर्नाटका। ठीक है, जबकि नागालैंड को 371 ए में मतलब प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात की जो विशेष स्थिति है वो 371 में है। ठीक है, जबकि लद्दाख इसमें शामिल नहीं है। और भी कुछ मैंने आपको बताए ही हैं, यहाँ पे देखिए आपको पूरे के पूरे मिल रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए संविधान का कौन सा भाग है, तो संविधान का भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध वाले जो मतलब कि राज्य हैं उनकी बात यहाँ पे की जाती है। इसी में आपको जो 370 था भाग 21 में वो अभी नहीं रहा है, क्योंकि उसको अब निरसित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बात थी वहाँ पे। अभी तो जम्मू कश्मीर जो है और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा चुके हैं, तो उनकी जो विशेष स्थिति थी वो भी समाप्त हो गई है। लेकिन कुछ अन्य हैं जिनके पास है, जैसे अनुच्छेद 371 जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात है। 371 ए में नागालैंड है। बी में महाराष्ट्र और एक सेकेंड, हाँ, बी में महाराष्ट्र और गुजरात ये लोग कह रहे हैं, जबकि इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। बी में महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है। मैं इसको एक बार रीचेक करके ना आपको कमेंट कर दूंगी, कमेंट करके पिन कर दूंगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से मैं मतलब कि समझ लीजिए कि ये मुझे रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 371 ही माना गया था, बी में तो ये नहीं था। फिलहाल के लिए मैं इसको एक बार रीचेक जरूर करूंगी। 371 सी में देखिए मणिपुर है। डी में आपको आंध्रा और तेलंगाना की बात की गई है। ई में यही आंध्रा और तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की बात की गई है। यफ में है सिक्किम। जी में है मिजोरम। 371 यस में अरुणाचल प्रदेश है। और एच के बाद आई में गोवा है, जो इन्होंने नहीं बताया है। जे में आप देखिए हैदराबाद और कर्नाटका को शामिल किया गया है। ठीक है, ये देखिए 371 भी जो है ना ये महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है, ये 371 में ही आएगा। आप ध्यान रखिएगा कि 371 बी में जो बात की गई है वो असम की बात की गई है। ठीक है, ये असम है। ठीक, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बुक में हमेशा सही चीज़ें ही दी गई हों, कभी कभी कुछ गलतियां रह जाती हैं किताबों में भी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसी वजह से तो टीचर्स की ज़रूरत हमें पड़ती है कि अगर कुछ गलतियां हैं भी तो टीचर्स उसको सही करके आपको बता दें। चलिए आगे देखिए, अगले में आपको न्याय व्यवस्था केंद्र और राज्य से संबंधित क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को कब स्पष्ट किया। मतलब इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए कब ये चलन में फिर से आता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, गोलकनाथवाद नहीं, आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा द केशवानंद भारती केस इन 1973। ठीक है, तो केशवानंद भारतीवाद जो आया था उसी का जो है निर्णय करते हुए ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। इसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी संसद है ना उसको संविधान के किसी भी भाग में मतलब जो संशोधन है उसकी करने की शक्ति है, लेकिन ध्यान रखना है कि
फंडामेंटल जो मतलब कि बेसिक्स हैं, यानी कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, वो ना ढह जाए, मतलब उसको ही ना हिला दे, नींव को ना हिला दे संविधान की, ठीक है। और उन्होंने आधारभूत ढांचे के भीतर अपने केसेस में कई सारी चीज़ों को रखा और इस तरह से नहीं कहा कि ये चीज़ें मतलब कि संविधान का मूल ढांचा होंगी। आने वाले केसेस के थ्रू हम बताते चलेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे धर्मनिरपेक्षता हो गया और जैसे जो है हमारा मूल अधिकार है, ऐसे करके आप देखिए अलग अलग केसेस के थ्रू उन्होंने कई सारी चीज़ों को संविधान के मूल ढांचे के दायरे में रखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और इसके पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हालांकि व्याख्या मैंने चीज़ों को बता ही दिया है पूरा। तो यहाँ देखिए संविधान की आधारभूत मतलब ढांचा या आधारभूत संरचना का तात्पर्य क्या है कि संविधान में निहित वो प्रावधान जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है, ठीक है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा भी हटाया नहीं जाएगा। यद्यपि संविधान में आधारभूत ढांचा वस्तुनिष्ठ रूप में उल्लिखित नहीं है, किंतु न्यायालय के विभिन्न वादों के निर्णयों के माध्यम से इसको स्पष्टता समझा जा सकता है। भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत है वो आपको मैंने बताया केशवानंद भारतीवाद 1973 के द्वारा लाया गया था, ठीक है। स्पष्ट नहीं किया गया है, स्पष्ट उसमें कोई बात ही नहीं है, बस लाया गया था, ये जाने रहिए। आगे देखिए पंचायती राज व्यवस्था और संविधान संशोधन तथा अनुसूची से क्वेश्चन बना है। इनसे एक क्वेश्चन बन ही जाता है हमेशा ही, तो सब थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसमें आपसे कह रहे हैं पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? ऑप्शन देखिए राज्यपाल, भारत निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत राज अधिकारी या स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ध्यान रखिएगा मतलब इलेक्शन, पंचायतों का जो इलेक्शन है उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती हैं, ठीक है। और ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये दे करके बहुत कंफ्यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा। और पंचायती राज में इनका जो रोल है वो नहीं रहता है। तो हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में, जो कि 1992 में आया, 1993 में लागू किया गया। और इसी में आप देखिए पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक आधार जो है वो प्रदान किया गया था, ठीक है। इसी के थ्रू पंचायतों को 29 विषय भी शामिल मतलब सौंपे गए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता ही होंगे अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो। अगला क्वेश्चन इकोनॉमी से है, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इकोनॉमी वाले सेक्शन से आ रहा है, तो हम लोग उसको देख लेंगे। इकोनॉमी में आपको ज़्यादातर चीज़ें तो करंट अफेयर से रिलेटेड करके देखनी होती हैं। हालांकि जो एग्जैक्ट करंट अफेयर है उसको तो हम लोग रिन्यू करके देखते ही हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चन हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन में। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है उसमें किनको किनको शामिल किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा शामिल है, एजुकेशन शामिल है, प्रति व्यक्ति आय शामिल है, लेकिन सामाजिक असमानता को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इस वजह से इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, इसको जरूर जाने रहिए। और ये एक वर्ष में एक बार आता है, यानी कि वार्षिक रिपोर्ट है जो कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित किया जाता है, यानी कि ये 3 आधार हैं इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पब्लिक होने के, ठीक है। सर्वप्रथम यानी कि पहली बार आप देखिए तो 1990 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी और इस सूचकांक में सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गरीबी और बेरोजगारी, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हमसे क्वेश्चन एक आध बन ही जाते हैं। गरीबी के क्वेश्चंस तो आपको बहुत बार मतलब कि कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलेगा पीसीएस में ही। क्या कह रहे हैं कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए सिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि, और तीसरे के बाद देखिए पारिवारिक उपभोग व्यय, और लास्ट है पर कैपिटा इनकम। फिर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है और इसमें आपको चूज करना है, ठीक है। तो उत्तर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा है। इसमें आप देखिए तो पर कैपिटा इनकम को शामिल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग जो NCERT है हिस्ट्री उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमने उसका कंपाइलेशन करके MCQ के फॉर्म में दिया हुआ है। क्लास 6 का तो कई मतलब कि काफ़ी दिन हो गए, लगभग 1 डेढ़ महीने पहले ही दे दिए।
कल हमने क्लास 7 की जो MCQ वाली हिस्ट्री है, यानी कि हिस्ट्री का MCQ पूरा का पूरा ऑल चैप्टर इन वन वीडियो करके दे दिया गया है, कल ही अभी दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। डेली 11 बजे, कब, तो सुबह 11 बजे आपको डेली घटना चक्र हिस्ट्री की क्लास अपने इसी चैनल पे मिलती है। आप चाहें तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और आज मैंने जो MCQ है किसका, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, जो दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज आती है उससे मैंने टॉप 100 MCQ जो है शामिल किए हुए हैं इस सब्जेक्ट के, मतलब कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के। उसका भी एक वीडियो बना करके दिया है, तो आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इन सारी वीडियोस की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और अगर आप खोजेंगे तो अपने चैनल पे ही भी मिल जाएगा, क्योंकि चैनल पे ही है। तो आप लोग इनके साथ भी डेली जुड़ करके अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो टॉप 100 MCQ आने वाला है, जो दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज है उससे, ठीक है, कल आएगा वो वीडियो, तो आप उसके साथ भी जुड़ करके उसको देख सकते हैं। और इसके बाद साइंस का आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इसका जो व्याख्या है वो देख लेते हैं तब। तो यहाँ देखिए, भारत में गरीबी का अनुमान के लिए जो सिर गणना विधि है, कैलोरी ग्रहण विधि और पारिवारिक उपभोग विधि, इनको जो है वो शामिल किया जाता है। भारत में गरीबी के अनुमान बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर तैयार किए जाते हैं। भारत में गरीबी के आंकड़े NSSO के द्वारा जो है संकलित और जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, और ये जो NSSO है, मतलब इसको भी ज़रूर याद रखिए। आगे देखिए, हमसे अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया। तो जो गरीबी से रिलेटेड समितियां हैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तेंदुलकर समिति हो गया, अलग समिति, लकड़वाला समिति, तो इन सबको थोड़ा आपको जानना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाके पढ़िए। तो इसका उत्तर देखिए, अलग कमेटी, लकड़वाला या फिर तेंदुलकर या रंगराजन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि अलग कमेटी, ठीक है। तो वाई के अलग, इनका पूरा नाम है, इनकी अध्यक्षता में योजना आयोग ने कब 1979 में एक समिति जो है वो गठित की थी। और ये समिति जो है वो पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित करती है। जैसे इन्होंने कहा कि 2100 कैलोरी जो है ये कम से कम किन के लिए आवश्यक है, तो 2100 कैलोरी जो है वो शहर में रहने वाले लोगों के लिए, और जबकि 2400 कैलोरी जो है वो गांव में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक इन्होंने बताया, ठीक है। तो जो अलग कमेटी है, इन्होंने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। अब शहर में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनको देखिए तो वो लोग मतलब कि उस तरह के काम नहीं करते हैं, जैसे खेती बाड़ी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम वाला काम वो लोग नहीं करते हैं। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो तो बेचारे करते ही हैं, फिर चाहे वो शहर के हों चाहे गांव के हों, लेकिन फिर भी गांव की अपेक्षा जो मतलब कम मेहनत का काम शहर में लोग करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि उनके लिए 2100 कैलोरी जो है वो मतलब कि इनफ है। अगर इतना मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वो लोग गरीब नहीं हैं। और गाँव वालों के लिए 2400 कैलोरी अगर मिल रहा है तो वो लोग गरीब नहीं हैं, और शहर वालों के लिए 2100 कैलोरी अगर वो मिल रही है ऊर्जा, तो फिर समझ लीजिए कि वो गरीब नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन देखिए, ऑस्कर लुइस द्वारा, गुरनार मिल्डर द्वारा, आशीष बोस द्वारा या अमर्त्य सेन द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑस्कर लुइस के द्वारा, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो गरीबी की संस्कृति का विचार जो है वो ऑस्कर लुइस ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने मैक्सिको के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष दिया कि निर्धनता की संस्कृति में व्यक्ति केवल वर्तमान के बारे में सोचता है, ठीक है, और वह भाग्यवादी हो जाता है। तो ये बात सही है, जब जेब में पैसे नहीं होते ना, तभी याद आता है कि किस्मत में ही चीज़ें हैं, लिखी नहीं हैं और उसमें हीनता की भावना प्रबल बन जाती है, एकदम ठीक बात है। और बच्चों को भी इन दशाओं में रहने का प्रशिक्षण दिया जाने लगता है। जैसे मतलब एक कोट है कि सीताराम 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 कहिए, अजाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जैसे मेरे पापा हैं, वो हमेशा यही कहते रहते हैं। तो ये क्या है, ये वही है ना कि जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप निर्धन रहेंगे, आपके पास पैसों की जो है कमी रहेगी, तो आप भाग्यवादी हो जाएंगे कि जितना राम जी दे रहे हैं उतना ही जो है मिलेगा। एक पत्ता उनकी मर्जी के विरुद्ध नहीं हिलता है। अगर मतलब लिखा है ना, दाने दाने पर खाने वाले का नाम, तो ये सब कहाँ से आता है, ये सब गरीबी लाती है जीवन में। आगे देखिए, ऑस्कर लुइस जो है ये अमेरिका के मानवशास्त्री थे। ये भारत 1951 में आए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव रामपुरा का अध्ययन किया और ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा को भी डेवलप किया। तो ये रामपुरा, समझ रहे हैं, रामपुरा पहला जो है तालाब, कौन सा तालाब पहला वाला यहाँ बना था, जरा मुझे कमेंट करके बताइए। देखो तो करंट अफेयर का कोई नॉलेज है कि नहीं।
आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, तो ये देखिए आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय बजट। तो जो बजट है उससे क्वेश्चन बन ही जाता है, हर बार ही 1-2 क्वेश्चन बजट से बन जाते हैं, कभी कभी 4-5 क्वेश्चन भी बजट से बन जाता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य कब तक के लिए मतलब पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य वगैरह चेंज होते रहते हैं। जैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ये उत्तर प्रदेश रखने का लक्ष्य अभी तक रखा था कि 2025 तक, फिर उसके बाद उन्होंने उसको 2027 तक बढ़ाया। अभी जो बजट आया है यूपी बजट, उसमें उन्होंने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है बनने का लक्ष्य 2029 तक रख दिया है। ठीक है, ये यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ तो भारत जो है वो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य जो रखा हुआ है वो पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो 2024 ये पुराना आंकड़ा रहा है। ठीक है, तो अभी आपको पता ही है कि जब का ये क्वेश्चन है उस हिसाब से 2024 इसका उत्तर हो जाना है। और आपको पता है कि 2024 तक तो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हमारी बन नहीं पाई। चलिए इसको देख लेते हैं। तो जब का ये है वो तब के हिसाब से इसका उत्तर 2024 हो जाएगा। अभी का आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको यूपी का बताया कि यूपी ने अपना लक्ष्य जो है वो 3 बार चेंज किया और अभी उन्होंने जो लक्ष्य रखा है 2029 का रखा है। वैसे ही आप भारत देश का बताइएगा कि भारत देश ने अब 5 ट्रिलियन इकॉनमी जो है बनने का लक्ष्य कितने टाइम के लिए एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कुछ चीज़ें तो खोजा कीजिए, बिना खोजे जो है गुजर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस टाइम का बजट रहा है उस टाइम की बात हो रही। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा कितनी बढ़ा दी गई थी। उत्तर देखिए 15%, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो करंट में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इन्हें आप खुद से देखिए। आगे देखिए, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा नीति आयोग। तो ये तो सदाबहार टाइप का है। ठीक है, स्टैटिक जीके है ये। तो पहले तो यही जानिए कि जो नीति आयोग है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो इसका गठन ही देख लीजिए कि इसका गठन कब किया गया था, क्योंकि इसके गठन को कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है वह नीति आयोग कार्यालय के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। ठीक है, नहीं की बात हो रही है। पहला देखिए कि 1840 वर्ष के जो आयु वाले लोग हैं वो इसके पात्र हैं। दूसरा, उनका वार्षिक लेन देन यानी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। और तीसरा देखिए कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। और चौथा, इसके अंतर्गत ₹3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित है। तो बस सही तीसरा वाला ही हो जाएगा इसका उत्तर। तो आप देखिए कि भारत सरकार ने व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की जो स्टार्टिंग है वो कब की थी, सितंबर 2019 में किया। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत वे व्यापारी व स्वरोजगार वाले व्यक्ति शामिल हैं जिनकी आयु 18 से 40 के मध्य हो। और इसमें लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने पर उनको कम से कम 3000 रुपये की जो मासिक पेंशन है वो देने की बात की गई है। लाभार्थी को आयकरदाता नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स देने वाले वो ना हो, और उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। मतलब डबल लाभ थोड़े ना मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है उसका मासिक योगदान 50% और शेष 50% लाभांशी द्वारा अंशदान दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बजट से ही संबंधित है। देख रहे हैं बजट से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं 2020 वाले में, मतलब छक्के छुड़ा देने टाइप के। कह रहे हैं केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दुगनी करने का उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक। दूसरा, बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई तथा ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित हैं। और आपको इसका सही उत्तर बताना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला। पहला भी सही है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी कर ही रहा है। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन था। अभी बहुत ज़्यादा इस पर अपना दिमाग नहीं खर्चना है। अभी का जो वर्तमान का बजट है उसको देखिए, यूपी का भी और मतलब कि केंद्र का भी। यहाँ देखिए कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। पूरक पोषण, टीकाकरण, मतलब स्वास्थ्य एवं पोषण, या फिर परिवार नियोजन। तो जाहिर सी बात है फैमिली प्लानिंग इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी अन्य जो है वो शामिल हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जा सकते हैं। तो समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की हेल्थ,
पोषण और शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करता है। और ये देखिए, यह परियोजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में स्टार्ट की गई थी, तो याद रख लीजिएगा इसको। और क्योंकि अब इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। इस परियोजना के अंतर्गत पूरक पोषक, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा आते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब जो है टैक्सेशन सिस्टम, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए आ गया ये नाबार्ड की स्थापना वाला, तो अभी भी पूछा गया था, जो आपको याद होगा मतलब कि 11 फरवरी को पेपर हुआ था 2024 में आरओ का, जो कि कैंसिल हो गया था, तो उसमें ये पूछा गया था। तो ये जो नाबार्ड है ना, इसकी स्थापना तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए। चलिए इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, तो हम लोग देख लेंगे। अब जैसे मुझे ना सबका तो डेट याद नहीं है, मुझे नाबार्ड की स्थापना लेकिन पता है, ठीक है, 1982 में हुई थी। और किसान क्रेडिट कार्ड शायद 1989 का है, एक बार मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। स्वयं सहायता समूह बैंक का ये वाला तो हालांकि पता नहीं है। और ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है शायद मतलब कि 72 में आया था। कौन सा 72 था, 1772 कि 1972? तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, गलत ना होने पाए, ठीक है। तो ये देखिए 1975 है, दरअसल 72 नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो 1975 है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और एक सेकेंड, यहाँ देखिए नाबार्ड का जो है वो 1982 है। ये तो इतनी बार पूछा जा चुका है कि एकदम रटा ही गया है, ठीक है। सेल्फ हेल्थ, ये जो ग्रुप वाली बात है, ये 1992 है। 1992 की ये जो तारीख है, या 1992 का जो ईयर है, वो जो हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है उससे रिलेटेड एक इसमें जो है कुछ हुआ था, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया भी। आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं 1992 में क्या हुआ था। और अगला देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो ये 1989 ना होकर के क्या है, 98 है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा 89 और 98 में, जैसा कि मैं हूँ। बचा क्या, बचा हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और ये कब का है, तो 1975 का है, ठीक है। तो सबसे पहली जो घटना आएगी वो कौन सी आएगी, 75 वाली आएगी, यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो इस हिसाब से केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा और वो है सी, ठीक। 1975 के बाद क्या आएगा, उसके बाद देखिए 1982 आएगा। और 1982 में क्या हुआ है, तो 1982 में हुआ है नाबार्ड की स्थापना। तो 4 के बाद क्या आना चाहिए, 4 के बाद 1, और 4 के बाद 1 देखिए केवल 1 में आ रहा है ऑप्शन ए में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नाबार्ड वाला तो कई बार पूछा जा चुका है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आरओ में पूछा गया था। किसान क्रेडिट कार्ड और इन सबको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर से ये रिपीट हो जाए क्वेश्चन। अब देखिए साइंस से क्वेश्चन बन रहा है। साइंस का पहला क्वेश्चन फिजिक्स से आ रहा है, और इसको देखेंगे क्या है क्वेश्चन। कह रहे हैं कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, फोटो सेल, पानी, सौर सेल, या मतलब नन ऑफ द अबव। तो ये हो जाएगा फोटो सेल, ऑप्शन ए वाला। तो फायर अलार्म में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित फायर अलार्म सिस्टम का निर्माण दहन से जुड़े पर्यावरणीय बदलावों पर निगरानी रखकर आग की अवांछित मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक साइड मेटल दिया हुआ है, 2 साइड उनका प्रॉपर्टी दिया हुआ है। आपको जो है मतलब कि मैच करना है, ठीक है। चलिए देख लेंगे, कुछ पता हो या ना पता हो, एक चीज़ मुझे पता है कि जो सोडियम है वो चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु है। और ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये हाई स्कूल, और हाई स्कूल मतलब कि क्लास 10th 11th 12th इन सब की जो NCERT साइंस है ना, वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सॉरी, ए का 4 देखिए 2 ऑप्शन में है, तो कम से कम 2 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि पहला और दूसरा ये तो ख़त्म ही हो गया। पारा देखिए वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो पारा का बी का 2 कर दीजिए। तो बी का 2 कहाँ पे है, इन दोनों में बी का 2 यहाँ पे है, यानी कि इसका उत्तर हमें मिल गया ऑप्शन सी वाला। अन्य जो है उन्हें भी मिला लेते हैं। तो उस चांदी जो है देखिए विद्युत का सबसे अच्छा मतलब कि सबसे बढ़िया सुचालक होता है, तो इसका हो जाएगा सी का 1। बचा क्या हमारे पास, लेड यानी कि सीसा, तो ये ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा याद कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं केमिस्ट्री से। तो उस टाइम पे यानी 2020 में फिजिक्स से केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, यहाँ हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टायरीन या फिर पॉलीथीन। तो उत्तर आपको साफ साफ दिख रहा है, ये हो जाएगा नियोप्रीन, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, तो ये एक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो टेम्परेचर बढ़ने पर अधिक कोमल और टेम्परेचर गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है, ठीक है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन और पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, जबकि नियोप्रीन एक विशेष प्रकार का संश्लेषित रबर है। आगे देखिए
कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ठीक है, यानी कि कृत्रिम ना होकर के वो नेचुरल है। तो आप देखिए फाइब्रिन, लेक्सॉन, नियोप्रीन या फिर टेफ्लॉन। तो लेक्सॉन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन ये सब तो मैनमेड ही है, यानी कि कृत्रिम है। जो फाइब्रिन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला। और ये सब ना कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टोटल 6 से 12 क्लास की जो एनसीईआरटी साइंस है उसी से सारे क्वेश्चन साइंस के लगभग बन जाते हैं। और चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखिए जो फाइब्रिन रक्त मतलब कि फाइब्रिन है, इसके बारे में बता रहे हैं कि फाइब्रिन रक्त में प्राकृतिक तरीके से पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर के रक्त स्राव के स्थान पर रक्त का थक्का बना करके स्राव को रोकता है। जबकि लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन ये सब क्या है, ये सब कृत्रिम पदार्थ हैं, ठीक है। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक साइड आपको सब्सटेंस यानी पदार्थ दिया गया है, दूसरी साइड उनका यूज जो है कहाँ होता है ये दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा एक चीज़ पता है, और वो क्या है, वो है नीला थोथा। तो नीला थोथा वाला जो है पहले उसको मैच कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो नीला थोथा यानी ब्लू विट्रॉयल है, इसका जो यूज़ है ना ये रोडेंट नासी के रूप में होता है। तो ए का 4 हम देखेंगे कहीं है ही नहीं, इसका मतलब गलत हो गया। ओ सॉरी रोडेंट नासी नहीं, ये कवक नासी होना चाहिए, सॉरी। तो ये ना ये ब्लू मतलब कि फंगीसाइड है, क्या है, तो जो नीला थोथा है ये फंगीसाइड है। तो इससे दरअसल एक पहले देखिए एग्जामिनर ने अपना दिमाग लगाया हुआ है कि ये अगर तुमको पता है तो तुम इससे कर ही नहीं पाओगे, मतलब चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब हद हो गई है। चलिए आगे देखेंगे। सिल्वर आयोडाइड भी हालांकि हमको पता है ये कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। तो सी का 1 देख लेते हैं कहाँ पे है। तो सी का 1 देखिए 2 में है। तो कम से कम आपको 3 ऑप्शन, इस तरह के क्वेश्चन में कम से कम आपको 3 ऑप्शन आने चाहिए, तब जा करके आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बचा क्या हमारे पास, जिंक फॉस्फाइड और यूशिन। तो इसका चेक कर लेते हैं उत्तर, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। सी वाला बता रहे हैं ये। तो ये देखिए जो विट्रॉल यानी नीला थोथा है ये कवकनाशी है, रोडेंट नासी पे मत जाइएगा, जैसे मैं एक बार कंफ्यूज हो गई। और इयोसिन का देख लीजिए, ये बता रहे हैं ये लाल स्याही से संबंधित है। सिल्वर आयोडाइड मैंने आपको बताया मतलब कृत्रिम वर्षा। जिंक फॉस्फाइड जो है ये हो जाएगा रोडेंट नासी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में जो है मानव चिकित्सा विज्ञान, जंतु विज्ञान या जूलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या करें आपसे, कह रहे हैं निम्न में से किस पदार्थ यानी किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी फेरस विद्यमान होता है। तो देखिए क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, मायोग्लोबिन। तो ये मायोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। तो प्राकृतिक पदार्थ जो मायोग्लोबिन है इसमें आयरन यानी कि याफी यानी फेरस विद्यमान रहता है। कशेरुक प्राणियों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। यहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से थोड़ा अधिक होता है। यहाँ जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बंधित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऊतकों में जाकर के इस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हींग कहाँ से मिलता है, और एक बार जो है फूल कौन सा है पूछ लिया था। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, वो भी जड़ से, ठीक। ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा हमारा हींग, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। तो हींग सौंफ की प्रजाति का एक ईरानी मूल का पौधा है, ठीक है। तो हींग क्या है, तो सौंफ जो होती है ना उसकी प्रजाति का है, लेकिन ईरानी मूल का यानी ईरान का इसका जो है जन्म वगैरह आप मान सकते हैं। ये पौधे भूमध्य सागर क्षेत्र से लेकर के मध्य एशिया तक आपको मिल जाएंगे। भारत में कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में उगाए जाते हैं और इस पौधे के विभिन्न वर्गों के भूमिगत प्रकंदों व ऊपरी जड़ों से रिसने वाले शुष्क वानस्पतिक दूध को हींग के रूप में प्राप्त किया जाता है। बहुत महंगा आता है। अब आते हैं हम लोगों के यहाँ और कहते हैं बैसाख के उधारी हींग ले लें तो उसको वो लोग 1 तोला हींग 100 रुपये का दे करके जाते हैं। हालांकि हींग भी मस्त रहती है, उसकी स्मेल आहा मज़ा आ जाती है, चाहे जिस खाने में रहे, स्पेशली कढ़ी वगैरह में। चलिए आगे देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन या प्रजनन। ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, ठीक है। तो जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य जो है वो संपन्न होता है। जीन क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो स्थानांतरित करने का काम करती हैं। जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह देते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन।
अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से स्टार्ट होता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, यकृत, मुंह, छोटी आंत या फिर आमाशय। तो ये हो जाएगा हमारा स्टमक यानी कि आमाशय, पेट। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में आप देखिए जो प्रोटीन है उसका पाचन आमाशय से स्टार्ट होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो ऑक्सेंटिक ग्रंथियों की गैस्ट्रिक चीफ सेल के द्वारा स्रावित होता है और जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई वगैरह भी थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं। आगे देखिए, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। अब आप देखिए 2020 तक जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे हमारे एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में, वो वन लाइनर टाइप के ही ज़्यादा थे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 4 विकल्प दिए हैं, उसका उत्तर पता है तो पता है, नहीं तो फिर जयराम जी की। और इसी टाइप का क्वेश्चन आरओ ने पूछा इस बार, तो लोग कह रहे हैं बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, उसका तो 145 जाएगा कट ऑफ। खैर चलिए उत्तर देखिए, तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है बेरी। ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, ये है थायमिन, कुछ लोग इसको थियामिन भी कहते हैं। बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला कुपोषण जन्य रोग है। विटामिन वर्ग में B1 ये तंत्रिका शोध अवरोधी होता है और यह उसना चावल, कुटे और कम पॉलिश किए हुए चावल में पाया जाता है। ठीक है, मशीन से जो पॉलिश किया जाता है आजकल चावल, उसमें देखिए भूसी के साथ चावल के दाने का जो परिस्तर और अंकुर है वो भी निकल जाता है और इसी भाग में B1 जो है वो प्रचुर मात्रा में हुआ करता है। तो जैसे जो पहले जो है मिल कुट्टी हुआ करती थी, धनकुट्टी उसको बोलते थे, तो उसमें जो धान कुटाया जाता था उससे मतलब कि ये जो थियामिन या थाइमिन है वो रह जाता था। मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं कि B1 है वो प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता था, वो जब धनकुट्टी में चावल मतलब धान कुटवाने के लिए जाते थे तो उसमें रह जाता था। लेकिन अभी तो पॉलिश किए हुआ मतलब जो चावल आता है, जो आते हैं मिल वाले घर के धान कूट के जाते हैं, उसमें से वो जितना हो सकता है उतना चावल को वाइट कर देंगे और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश निकाल लेते हैं और उससे उनको डबल फ़ायदा होता है। ले जाके पॉलिश ढेर सारे मतलब अच्छे खासे रेट में मिल जाती है, फिर आपकी हेल्थ जाए भाड़ में, उनको आपकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देखें, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस साल भी पूछा गया था आरओ में, तो ये हो जाएगा विटामिन के वाला। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमने में प्रोथ्राम्बिन की इंपॉर्टेंट जो है भूमिका आपको देखने को मिलेगी। विटामिन के यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण का मतलब कि निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, अर्थात अगर कहीं पे कट लग गया तो फिर जल्दी खून बंद मतलब कि बहना बंद नहीं होगा, लगातार खून बहता ही रहेगा। ठीक है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो नैप्थोक्विनोन है। विटामिन के वसा में विलेय विटामिन है जो कि मानव के द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए ज़रूरी होता है। मैंने मतलब कि ये जो विटामिन है उससे संबंधित एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको खोज सकते हैं, विटामिन जुनून पढ़ाई का। उसमें जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, जितने चीज़ें बताई हैं, उससे इतर शायद ही कोई क्वेश्चन विटामिन से पूछा जाए। और अभी जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मतलब कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, और वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ था अपने उस वाले टॉपिक में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे मानव मस्तिष्क के बारे में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, पहला कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, ठीक ही है। कह रहे हैं या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो ये बात भी ठीक है। तीसरा क्या है कि आपको तीसरा स्टेटमेंट ही नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, यानी कि पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है। तो यहाँ देखिए मस्तिष्क जो है वो मानव शरीर का केंद्रीय सूचना और प्रसारण अंग है। यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह काम करता है। ये ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण, भूख और प्यास, परिवहन, हृदय गति का नियंत्रण, मानव व्यवहार को नियंत्रण में रखता है। ठीक है, यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। इस बार जो है आरओ ने पूछा था छोटा मस्तिष्क किसको कहा जाता है। ठीक, चलिए अब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आ रहा है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। हमने अभी की जो क्लास है वो लगभग 40 मिनट के आसपास की हो चुकी है, तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, इस वजह से मैंने क्लासेस को छोटी रखने की अब कोशिश की है।
तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम से अपनी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।